they want to know from your end. So I just want to clarify this thing that कि एक बार अगर आपने रिसर्च प्रपोज़ल अच्छे से बना दिया, तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है ना, वो बहुत ही अचीवेबल होती है। क्योंकि 2 तरीके के होते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो आपको सीधे सिर्फ़ रिसर्च प्रपोज़ल ही वहाँ पर प्रेज़ेंट करना पड़ता है, और जिनका यूजीसी नेट नहीं क्लियर हुआ है, उनको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसके बाद रिसर्च प्रपोज़ल उनको सबमिट करना पड़ता है। तो नेट के एग्ज़ाम के बाद आई गेस एग्ज़ेम्प्टेड होंगे, और आपको सीधे एक प्रपोज़ल तैयार करना होगा, जो कमिटी एडमिशन कमिटी उसको इवैल्यूएट करेगी। उस कमिटी में 4-5 लोग बैठेंगे, एंड देन दे विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर यू नो knowledge about your research, the areas that you want to explore, and what are the timelines, कौन से 4 साल में आपको ब्रेक डाउन करके बताना होगा दैट कि कौन से टाइमलाइन में आप क्या-क्या अचीव करने वाले हो। एंड देन द क्वेश्चन विल बी कि उसका जो एक लास्टली कि उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ आउटकम इट विल जनरेट, उससे सोसाइटी और उससे कौन से ऐसे चीजों का एक सोल्यूशन निकल जाएगा, या फिर क्या उसका बेसिक आउटकम है। दिस इज ऑल दे वांट टू नो। बट ये सब तो क्वेश्चंस है, पर बनाना कैसे है और उसकी टेक्निक क्या है, इट इज रियली important टू नो। तो here I have this PPT for you, which will explore and which will guide you step by step process on how to write a research proposal. So let's get started with the first slide. So the key components of the research proposal are the title, the introduction and the background, the statement of the problem, research objectives, literature review, research methodology, significance of study, timeline, work plan, references. So ये जो 9 components है, these are the basic components that you have to present before the committee. I'll dissect each one of them, step by step. The first one is the title. So let's just talk about each component, starting with the title. So the title is a short, clear, and specific phrase that captures the essence of your research. The title should be engaging and reflect your research focus. As you all know कि somehow आपकी title को ही जज किया जाता है कि उस टाइटल में कितनी ग्रेविटी है, कितना पोटेंशियल है, और कितने उसमें आप अपने मतलब ऐसे कौन से टाइटल पे आप काम करना चाहते हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, जिस पर अभी तक बात नहीं हुई है। जिस पर अगर बात हुई है, तो उसका उसके आगे के पार्ट के बारे में बात नहीं हुई है। सो द टाइटल हैज़ टू बी वेरी कैची, वेरी इम्प्रेसिव, एंड इट शुड इंडिकेट समथिंग कि इसमें आप एक एक एंगेजिंग टॉपिक पर आप बात करना चाहते हो। तो टाइटल को बहुत ही एंगेजिंग तरीके से आपको प्रेज़ेंट करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जब हम टाइटल की बात कर रहे हैं, तो टाइटल से पहले की बात होती है कि ये तो टाइटल्स है, बट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट यू हैव टू डू before writing a research proposal is one area that you want to work. If you want to work on women empowerment, if you want to work on uh, you know uh, मैं जब अपना रिसर्च प्रपोजल बना रही थी, तो उस टाइम पे दैट वाज द टाइम ऑफ कोविड। कोविड कहीं ना कहीं अपने लास्ट फेज में था। सो आई प्रेजेंटेड वन ऑफ द मैंने बहुत जगहों पर अप्लाई किया था। तो एक जगह पे मैंने कोविड पर बात की थी कि कोविड के आने पे क्या इम्पैक्ट हुआ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ओवरऑल उनके वर्किंग कंडीशन पे। And they rejected it because they felt and they said that this is a topic which, you know once the COVID will be over, there will be no relevance of that uh, the topic. कोविड हमें ऐसा टॉपिक चूज करना चाहिए जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, ना कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। और कोविड पे ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं, बट जब तक मेरी रिसर्च खत्म होगी तब तक कोविड विल बी अ पास्ट हिस्ट्री ऑल टुगेदर। बट अभी कह नहीं सकते कि कोविड बाद में भी रिपीट होगा या क्या आएगा, दैट इज अनदर थिंग। बट उस टाइम तक के लिए इट वाज समथिंग दैट आपको ऐसे किसी टॉपिक पर बात करनी चाहिए जिसका एक लॉन्ग टर्म रिलेवेंस हो, जो बहुत ही जिस मुद्दे पर गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, जिस पर सरकार बात करी, जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। अगर आप लिबरल स्टडीज में हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ,
आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटीज, लिबरल स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, मैं इन सारे डोमेन्स के बारे में बात कर रही हूँ. सो इट विल बी अबाउट सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, ग्रास रूट लेवल पर इनोवेटर्स की बात हो रही है. तो ऐसे किसी टॉपिक्स पर बात जिस पे सरकार का फोकस है, जिस पे सरकार वर्क कर रही है, गवर्नमेंट, जिसका एक वर्ल्ड लेवल पर एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है. तो हमें ऐसे किसी टॉपिक को फाइंड आउट करना है जिसका एक ओवरऑल रेलेवेंस हो, और कहीं न कहीं जिस पर गवर्नमेंट का खासकर स्ट्रेस हो, क्योंकि आगे चलकर अगर आपको कभी उससे रिलेटेड पेपर प्रेजेंट करना हो कॉन्फ्रेंसेस में, तो आपके लिए वाइड एरिया, क्योंकि उन सारी थीम्स पर रेगुलरली वर्क हो रहे हैं और रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स हो रहे हैं, तो आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स पर अपने पेपर प्रेजेंट करने का, इंटरनेशनल डोमेन पे अपने पेपर प्रेजेंट करने का भी मौका मिलेगा. यानी बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिस पर the government is actually stressing upon, and then we have to reflect upon it. ये कैसे समझेंगे आप? जब आप रेगुलरली न्यूज़ सुनेंगे, जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, जब आप किसी एक मुद्दे पर देखेंगे कि बार-बार उसकी चर्चा हो रही है, उसको एड्रेस किया जा रहा है, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, गवर्नमेंट किस चीज़ को ज़्यादा हाइलाइट कर रही है. वुमेन एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, चाइल्ड एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है. अ बहुत सारे एरियाज़ पे काम हो रहा है. तो हमें उन चीज़ों को बहुत ही स्पेसिफिकली देखना है, बट ये भी याद रखना है कि वो हमारे इंटरेस्ट को एड्रेस कर रहा हो. हमें ऐसा कुछ भी नहीं चूज़ करना है, क्योंकि ये दिस इज़ पीएचडी एंड द थीसिस इज़ आवर ओन बेबी. वो हमारा बेबी है और हमें उसको नरिश करना है फॉर द 4 years, the coming 4 years, that we only have to feed our PhD. So we have to make sure that it should reflect our interest. अगर वो आपके इंटरेस्ट लेवल का नहीं है, there is no need to work upon that. तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा. सो द टाइटल शुड बी शॉर्ट. एक बार आप अपने रिसर्च को समझ गए, आपको किस थीम पर काम करना है, देन द सेकंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू डू इज़ स्टार्ट working on the literature. So how you'll work on the literature, because there are so many things, and there are so many sites are available, which जैसे कि शोध गंगा हो गया, आप वहाँ पर आप उस कीवर्ड्स को टाइप करेंगे. गूगल स्कॉलर है, शोध गंगा है, ऐसे कितने सारे, कुछ पब्लिक, कुछ पेड लेवल पर है. तो आप बस वहाँ पर उस कीवर्ड्स को टाइप कीजिए. अगर आप गूगल स्कॉलर खोल रहे हैं, कीवर्ड्स टाइप कीजिए, आपको वहाँ पे एन नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे. तो शोध गंगा है, तो you start exploring some of the literature which address your research issue and research interest, and then you can वर्क अपॉन इट. लाइक आप पे लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कीजिए. लिटरेचर रिव्यू में पढ़िए क्या उस कौन कौन से पेपर, कौन कौन से ऑथर्स ने उसके बारे में क्या बोला है, और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि उस टॉपिक पर रिसर्च गैप कहाँ पर है. मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जितने अगर मैं बात करूँ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, सो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है, और एक महिला की लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया, उसकी लाइवलीहुड चेंज हुआ है, उसकी कह सकते हैं ओवरऑल डोमेन में उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया है, उनकी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं. बट हमें ये, अगर हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अगर इफ इट इज समहाउ रिलेटेड टू माय यू नो interest area, then we have to figure it out that these many works have already been done. Researchers have already explored so many things about the women entrepreneurs. What are the things that has not been explored so far, and then we have to start working upon that. So इट शुड बी लाइक बहुत सारे वर्क्स हुए हुए हैं, बहुत सारे वर्क नहीं हुए हैं. नहीं हुए हैं जैसे कि क्या हो सकता है? लाइक हमने किसी एक गाँव में, किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पर अभी भी पैट्रियार्की बहुत हाई है, लोग महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते, वहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या नहीं? अगर हैं तो वो किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से उन्होंने अपने वो बैरियर को ब्रेक किया? तो ये कुछ रिसर्च मुद्दे हो सकते हैं दैट कैन हेल्प the people out, and that can help the other women also to came up with this idea, and they can also plunge into business. So then the first thing first, आप समझ गए, पहला तो एक आपको मुद्दा समझना है. अगर आप सर्कुलर इकोनॉमी पे काम करें, जैसे कि जहाँ पर मटेरियल्स, कपड़े हम पहनते हैं, उसको बाद में फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, बट सर्कुलर इकोनॉमी सेज दैट वी शुड नॉट
dispose such things. We should not dispose our clothes, but then we have to recycle it. So this is all about the circular economy, जिस पर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो उस पर क्या-क्या वर्क हुआ है? जैसे निफ्ट की अगर आप जर्नल्स आते हैं, आप उसको पढ़िए। You get to know so many things about क्या-क्या वर्क हो रहा है और कौन-कौन से एरियाज़ पे काम नहीं हुआ है और क्या किया जा सकता है उसमें। तो रिसर्च गैप आपको उसी लिटरेचर रिव्यू में पता चलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद समझ गए आप, उसके बाद आपको एक टाइटल बनाना है, उसके बाद उसकी एक इंट्रोडक्शन लिखनी है आपको। दैट इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी एक क्या है उसके बारे में, आपने क्या पढ़ा, आपका क्या इंट्रोडक्शन है, उसका एक बैकग्राउंड, ठीक है? और उसके बाद वो ऑलमोस्ट लाइक एक बार आपने उसके इंट्रोडक्शन को बना लिया, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कि क्या रिसर्च गैप है। बट मैं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू मैंने 5th पे रखा है, बट द आफ्टर इंट्रोडक्शन यू हैव टू कम अप विथ लिटरेचर रिव्यू। तो दूसरा तीसरे पॉइंट पे आपका लिटरेचर रिव्यू आएगा और लिटरेचर रिव्यू में आपको वही सब बताना है जो आपने पढ़ा कि कौन से ऑथर्स ने क्या बोला है और कहाँ पर रिसर्च गैप है। तो एक बार आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, फिर आपको आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें आप बताएंगे कि आपका रिसर्च गैप क्या है। और उसके बाद आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऑब्लिक क्वेश्चंस, तो आपके एटलीस्ट 3 या 4 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो बहुत ही स्पेसिफाइड हो। अगर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स का टॉपिक है तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स की क्या चीजें हैं जो आपको उस पर वर्क करना है, उस पर आपको रिसर्च करनी है, राइट? इट शुड नॉट बी वेरी वेग that I'm working on this, I'm working on world level, I'm working on Indian level, I'm working on rural level. No, you should be very specific about what sort of work and what sort of areas that you're going to work on your research work. If you're taking this topic, if you're opting this topic like women entrepreneurship, कौन सी एरियाज पे आपको काम करना है? ग्रास रूट लेवल पे काम करना है? अगर ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं तो क्या देखना है women entrepreneurship? उनकी लाइवलीहुड चेंज हो रही है, वो पावर ऑफ पर्स होने के बाद उनको उनके ओवरऑल पर्सपेक्टिव में क्या चेंज आया है, किस तरीके से वो टॉर्च बियरर है, क्वालिटेटिव है ये सारे एरियाज। फिर आपको क्वांटिटेटिव एरियाज देख सकते हैं आप। तो किस एरिया पे आपका वर्क है, दैट यू हैव टू फिगर इट आउट, राइट? एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होता है, रिसर्च मेथड, ये सबको मैंने एक एक करके ही मतलब बताया भी है आगे चल के। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको बताना है कि वो कौन से रिसर्च को आप किस तरीके से, वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, यानी कि उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च मींस इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव एरिया, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट। और मिक्स मेथड रिसर्च होता है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को स्टडी करता है। और उसका डेटा कलेक्शन आप कैसे कीजिएगा, यानी कि आप कौन डेटा कलेक्शन किस कौन कौन से एरिया को आप चूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, सैम्पलिंग कौन से ले रहे हैं, कितने नंबर के लोग, कितने रिस्पोंडेंट्स को आप उनकी, अगर आप क्वालिटेटिव ले रहे हैं तो इंटरव्यू लेंगे, क्वांटिटेटिव ले रहे हैं तो आप क्वेश्चनर बनाएंगे, ठीक है? अगर मिक्स मेथड ले रहे हैं तो दोनों चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। एंड हाउ विल यू एनालाइज द डेटा, आप किस तरीके से उस डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें आती हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, व्हिच इज ऑल अबाउट एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिकल एंड एकेडमिक इंपॉर्टेंस। मैंने कहा ना कि एक सिग्निफिकेंस, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस स्टडी का इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी में क्या होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी टॉपिक चूज कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि उसका बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट होगा पॉलिसी मेकिंग में, सोसाइटल में, या फिर किसी एनजीओ की तरफ से, तो वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? उसके बाद आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 साल है आपके पास, बट ये 4 साल में आप क्या करेंगे, कौन से साल में, उस 4 साल को भी आपको ब्रेक डाउन करना है। हर साल को आपको ब्रेक डाउन करना है। उस 4 साल में अगर आप हर साल आपको ब्रेक डाउन करना है कि फर्स्ट ईयर में आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर डेटा कलेक्शन की, क्योंकि डेटा कलेक्शन इज ऑल टुगेदर अ वेरी ट्रिकी वर्क। जरूरी नहीं कि एक बार अगर आप फील्ड में जाएं और आपने एक बार में सारे डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्शन में हो सकता है गलतियां हो, वापस आपको जाना पड़े, और हो सकता है पहले हम एक पायलट स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर हम एक फाइनल ये करते हैं। तो ये सारी टाइमलाइन वर्क प्लान आपको बनाना पड़ता है। एंड द लास्ट इज द रेफरेंस, जहाँ पे आपने
कहाँ-कहाँ से सोर्सेस इकट्ठा किए हैं, वो आपको एपीए या एमएलए या शिकागो के साइटेशन स्टाइल में आपको उसको लिखना पड़ता है। तो जनरली हम एपीए को ही फॉलो करते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन और योर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अब चूज़िंग द राइट टाइटल, तो जैसे कि मैंने कहा ना, टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो चूज़िंग द राइट टाइटल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होगा राइट, जैसे कि रिसर्च टॉपिक है, डिजिटल मीडिया लिटरेसी है, टाइटल चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने पहले बोला, बहुत सारे टाइटल, आपको अगर टाइटल को समझना है ना, तो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो टू द गूगल स्कॉलर एंड देन यू जस्ट राइट द कीवर्ड्स ऑफ योर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया। जैसे कि डिजिटल डिवाइड पर अगर आप काम करना चाहते हैं, तो यू जस्ट राइट द कीवर्ड्स एंड सी व्हाट आर द टाइटल्स दैट आर कमिंग अप। तो उस टाइटल से यू गेट टू नो कि किस टाइप से टाइटल लिखा जाता है रिसर्च वर्क पे, राइट? सो दैट विल, जैसे आप कश्मीर के मुद्दे पे काम करना चाहते हैं, ये भी एक बहुत ही बहुत बड़ा मुद्दा है कि कश्मीर में वहाँ के सिनेरियो पे आप कुछ स्टडी करना चाहते हैं। तो उसके उससे रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड आप बस कीवर्ड्स टाइप कीजिए एंड जस्ट सी व्हाट आर द टाइटल्स कमिंग अप। स्क्रॉल डाउन कीजिए, यू गेट टू नो, यू गेट टू एक्सप्लोर so many things about it. Next is, after choosing the right title, what comes next is the writing the introduction. So the introduction, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया that the rise of OTT platform has transformed how the audience consume content. ऐसे OTT प्लेटफॉर्म भी अगेन एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल हो सकता है। मैं कुछ एग्जांपल्स से भी आपको बताना चाहती हूँ कि अभी क्या रेलेवेंट है, क्या कंटेम्प्रेरी है, किस पर आप काम कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स की उसके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन को, जैसे कि आपने बताया, जैसे दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन दैट इन द पास्ट डिकेड द ग्लोब, बट आपको, आपने अगर इंट्रोडक्शन में कहीं से भी कुछ भी चीजें आपने उठाई हैं, देन यू हैव टू साइट इट। बिना साइट किए आप कोई भी चीज नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, very important that research objective should be clear and specific. It should be measurable, अगर वो measurable है, अगर वो quantitative data है, तो वो measurable form में होना चाहिए। उसके बाद align with the research problem, आपके जितने भी research objectives है, उससे आपका रिसर्च, मतलब वो पूरा का पूरा, कह सकते हैं ना, वो आपके जो भी रिसर्च का टॉपिक है, उससे पूरे की पूरी तरीके से अलाइंड होना चाहिए आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल भी वेग नहीं कि आप, आपका टॉपिक कुछ और है और आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। नो, you just have to be very specific. Once you are sitting and writing your topic, you have to be very clear. That time only you have to write that what are the research objectives that you want to highlight and that you want to explore. So आपके हर research objective पे you have to work upon that. अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं, अगर हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार इसी एग्जांपल को ले रही हूँ क्योंकि मैं उसी से एक ही एग्जांपल को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इफ यू आर वर्किंग ऑन द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, देन यू हैव टू राइट डाउन कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो 3-4 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, दैट व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट आर बीन डन, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल में क्या काम किया जा रहा है। उसके बाद उनके ओवरऑल सिस्टम पे क्या चेंज आ रहा है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कहीं न कहीं पूरी तरीके से आपके रिसर्च क्वेश्चन से अलाइन होने चाहिए एंड फिजिबल विद इन द टाइम, स्कोप एंड रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी फिजिबल ना हो, वो बिल्कुल भी फिजिबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द लिटरेचर रिव्यू एंड द लिटरेचर रिव्यू इज, मैंने ऑलरेडी आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में बता दिया था दैट इट शोकेस योर अंडरस्टैंडिंग एंड इट आइडेंटिफाइड द ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड्स हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, अंडर रिसर्च एरियाज हैं, दैट यू गॉट टू नो आफ्टर नोइंग द लिटरेचर रिव्यू। एंड देन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू दैट कौन सी मेथोडोलॉजी आप यूज करें, इफ इट इज अबाउट द क्वांटिटेटिव कंपोनेंट और द क्वालिटेटिव, what are the components, and if it is about the quantitative, then it should be in the measurable form. It should be about the overall consumption patterns, the demographic variables. And if it is about the qualitative component, then it should be about the personal narratives, identity formation and interpretation. So सैम्पलिंग मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू जा रहे हैं तो आपका सैंपल साइज बड़ा होगा, अगर आप क्वालिटेटिव के फॉर्म में जा रहे हैं तो आपकी सैंपल साइज छोटी होगी, क्योंकि क्वालिटेटिव में आप जो करते हैं वो जनरली इंटरव्यूज लेते हैं,
और इंटरव्यू लेना, मैं अगर कह सकते हैं ना कि 500 लोगों का इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 500 लोगों के इंटरव्यू को आपको रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उनको उनकी ट्रांसक्रिप्शन बनानी है, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है, तो इट विल बी अ ट्रिकी पार्ट। एंड इफ इट इज अबाउट द क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव इज इजी, क्योंकि उसमें आपको एक क्वेश्चनर बनाना है, उसको फिल करना है, और फिर उसको आप एसपीएसएस या किसी और सॉफ्टवेयर से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ये सारे कुछ टूल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये सब सर्वे है, क्वेश्चनर है, ये सब कुछ टूल्स है, तो आप कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? फोकस ग्रुप डिस्कशन है, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज है, कंटेंट एनालिसिस है, ठीक है। एंड देन द डेटा एनालिसिस प्लान, तो आप किस तरीके से आप अपना डेटा एनालिसिस कैसे करने वाले हैं, ये भी आपको बताना है। अगर आप क्वांटिटेटिव के थ्रू जा रहे हैं, तो आप कैसे अपना डेटा एनालिसिस करेंगे? अगर आप क्वालिटेटिव के थ्रू जा रहे हैं, तो आप थीमेटिकली कैसे अपने डेटा को एनालाइज करेंगे? तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी है। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट इफ यू नो द काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी दैट you are using, you have to make sure what are the analysis part, how best you can describe to them that how you will analyze your research findings, किस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे अपनी कमिटी के आगे, बिकॉज दे आर वेरी ट्रिकी, दे आर वेरी स्मार्ट। और अगर आपने नेट का एग्जाम दिया हुआ है, तो दे एक्सपेक्ट यू कि आप बेस्ट ऑफ ब्रेन्स हैं और आपके पास एनालिसिस का वो पूरा आइडिया है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जो रिसर्च वर्क है, उसको किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे और उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, ये सब कुछ आपको उनको बताना है। तो दिस इज द टाइमलाइन, कौन से मंथ में आप क्या करने वाले हैं। तो वी हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द लिटरेचर रिव्यू, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट विद द डेटा कलेक्शन। ये दो चीजें बहुत, सबसे पहले हम ये दो चीजों पर फोकस करते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस, और फिर हम थीसिस राइटिंग की बातें करते हैं। एंड द लास्ट इज द रेफरेंसेस, जो हमें उनको बतानी है, कम से कम हमें कोशिश करना चाहिए कि 15-20 रेफरेंसेस तो जरूर डालनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट the writing on how to write your research proposal, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को जानने के बाद। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। आई जस्ट होप आपको इसके बारे में पता चल गया है, और अगर आपने नेट का एग्ज़ाम दे दिया है, तो डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स गाइस, डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स, क्योंकि you have to start preparing yourself for your admission for PhD, because that is the main objective, behind writing for UGC नेट एग्जाम। और इसके बाद ही आपके पास आगे के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि नेट निकालना तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बट पीएचडी में एडमिशन लेना फिर एक अलग स्ट्रगल है, और वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो वी हैव टू ऑलवेज ट्राई फॉर दैट, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपको मिल गया, तो योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। सो यहाँ से स्टार्ट होती है रिसर्च की जर्नी, एक रिसर्च प्रपोजल लिखने से। तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रिसर्च आइडियाज, अगर आप वहां से सोचना शुरू कर देंगे सॉरी, तो आपके लिए रास्ता आसान होगा। So that is all for today. Hope you like the video. If you like the video, then please like it, share it, comment it, and subscribe my channel. I'll always wait for your comments, and I always love to writing your answering your comments. So thank you so much, guys. Please stay connected, and please let me know what are other topics that you want to know from my end. Hope you like the video. Comment karna, please, please, please. Bye. हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज का जो टॉपिक है, विच वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट होप कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस बार आपका एग्जाम कैसा गया है और कहाँ पर कमी रह गई है आपको इस बार। तो ऑफ कोर्स, अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट आपको अपना PhD admission के लिए you have to secure your seat. And for that reason, I came up with the topic which is about how to write a research proposal. So, how to write a research proposal is a tricky topic, right? Because यहाँ से आपकी journey start होती है PhD की।
तो जर्नी स्टार्ट करनी है पीएचडी की, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और इसको लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ वर्क अपॉन प्रिपेयरिंग द बेस्ट कंटेंट एंड फॉर दैट रीज़न कि आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि कंटेंट में किसी तरीके की कोई कमी रह गई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्लाइड। तो जब आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है ना, तो सबसे पहले मैं स्लाइड शुरू करने से पहले आपको ये बता दूँ कि रिसर्च प्रपोज़ल बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपको लगता है ना जर्नी अच्छा मैंने एग्ज़ाम दे दिया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आई एम डन एंड डस्टेड। नो गाइस, ये तो बस एक जर्नी की शुरुआत है। यूजीसी नेट तो एक फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है उस जर्नी की तरफ जहाँ पे आपको जाना है। आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इट्स वेल एंड गुड क्योंकि ये बहुत टफ एग्ज़ाम होता है और आपकी पूरी की पूरी स्टैमिना, आपकी पूरी अ, यू नो आपका पूरा का पूरा डेडिकेशन को वो कह सकते हैं ना पूरा निचोड़ लेता है। तो ये हमें लगता है कि यार नेट निकल गया, गंगा नहा लिए। नो गाइस, दिस इज़ नॉट द केस बिकॉज़ ये मैंने कहा ना ये बस एक फर्स्ट स्टेप है, पर हाँ, एक बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप है। आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और एक जर्नी की तरफ अब आप निकलने वाले हैं और वो जर्नी होती है पीएचडी की। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में आपको एक सीट सिक्योर करना है अपने लिए ताकि आपकी आगे की 4 साल की जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से बीते। तो इसके लिए आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है क्योंकि ये रिसर्च प्रपोज़ल ही आपको बताएगा और आपकी डेस्टिनी को तय करेगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने वाली है। तो जो लोगों ने नेट का एग्ज़ाम दिया है, उनको सीधे इंटरव्यू फेस करना पड़ता है और जिन्होंने नेट जो नॉन नेट एस्पिरेंट्स हैं, उनको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है नेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू prepare a proposal and to present before the committee. So, let's start with the top key components of the research proposal. So ये कुछ structure है which we have to follow while preparing the research proposal. The first, it starts with the title, then the introduction, then the statement of the problem, research objectives, literature review, research methodology, significance of the study, timeline, and the reference. Yes, कहने के लिए तो बस 9 ही है, पर एक्चुअली ये बनाने में ही आपको 10 से 15 दिन लग जाएँगे, अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि कुछ टाइम तो आपको यही सोचने में लग जाएगा कि आपको रिसर्च में क्या प्रेज़ेंट करना है। कौन से ऐसे टॉपिक को आपको वहाँ पर बताना है जिसका एक रेलेवेंस हो, जिसकी एक कह सकते हैं जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, जिसको सुनने के बाद जो कमिटी के लोग बैठे हैं एडमिशन लेने के लिए उनको लगे यार दिस इज़ समथिंग आई वाज़ लुकिंग फॉर। तो ये जो बीज है ना, सोच की जो बीज है, ये ही जनरेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि कौन से रिसर्च पर हमें काम करूँ जिसका जो कमिटी को बहुत ही जल्दी क्लिक करे, उनको लगे कि हाँ, इस पर हम काम कर सकते हैं। So for that you have to see the contemporary topics that are being discussed in the government, in the parliament, you know, आप न्यूज़ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए कि हमारे पीएम पीएम सर किस चीज़ को हाइलाइट करते हैं, कौन से कीवर्ड्स को वो ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। पहले आप देखते होंगे सस्टेनेबिलिटी की बहुत बातें होती थी, सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बातें होती थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती थी, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बातें होती थी, ठीक है? ये कुछ की डिजिटल डिवाइड की बात होती थी, तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स की बात होती है। तो इतने कुछ ऐसे ही कीवर्ड्स हमें छाँटते रहने हैं, हमें निकालते रहने हैं। न्यूज़पेपर पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि क्या-क्या है जिस पर बातें हो रही हैं, डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर हैं, तो आप देखिए कि इंटरनेशनली कौन-सी चीज़ें हैं, वॉर रिलेटेड चीज़ें जिस पर बातें हो रही हैं, तो दिस वे यू गेट टू नो अ हैंग ऑफ इट कि चल क्या रहा है सोसाइटी में और कौन से मुद्दे को बार-बार हाइलाइट किया जा रहा है उस पर। तो उससे क्या होगा जब आप कंटेम्परेरी इश्यूज़ पे काम करने लगेंगे जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, तो आगे चलकर आप पॉलिसी मेकिंग में फंडिंग के लिए भी आप यू कैन वहाँ पे भी आप अपने फंडिंग के लिए यू कैन आस्क फॉर ग्रांट्स, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है। तो दिस वे यू कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम फॉर योरसेल्फ। आगे चल के आप इंटरनेशनल सेमिनार्स में भी अपने पेपर्स को प्रेज़ेंट करने में आपको मदद मिलेगी। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू इंश्योर अबाउट द रिसर्च, रिसर्च टॉपिक, रिसर्च एरिया दैट यू वांट टू एक्चुअली वर्क अपॉन। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए। अगेन पीएम की स्पीच को देखिए कि कौन-कौन सी कंटेम्परेरी चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है, योजना, कुरुक्षेत्र ये सब कुछ मैगज़ीन्स हैं जिसको एक्सप्लोर कीजिए और एक बार जब आपने अपना टॉपिक को
सिक्योर कर लिया, फ्रीज कर लिया, देन द सेकंड स्टेप इज टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन द लिटरेचर. सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन द लिटरेचर रिव्यू. एक बार लिटरेचर रिव्यू को आप जितने भी लिटरेचर्स उससे रिलेटेड है ना, अच्छा, फॉर द लिटरेचर रिव्यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, देयर आर साइट्स लाइक गूगल स्कॉलर, शोध गंगा, जहां पर आप कीवर्ड्स टाइप कीजिएगा. दे केम अप विद अ लिस्ट ऑफ study material, list of works that have been done, so you can just explore one by one what are the researchers, who are the researchers, and what are the topics that they have already explored. And once you start reading those literatures, then you get a hang of it. You get to know that these are the topics that have been discussed. Now what are the research gaps? गैप कहाँ है, किस टॉपिक पे बात नहीं हुई है, ये सारे इस ऑथर ने तो ये बता दिया, इस ऑथर ने इसके बारे में बात की, बट व्हाट आर द गैप्स? सो यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग अपॉन द गैप्स. गैप्स कहाँ है, कौन सा एरिया है जो रह गया है जिस पर मुझे काम करना है, और दैट इज द द गेम चेंजर. So once you start working upon the gap, then you can actually uh, justify your point to the committee that these works have already have been done, and this is the gap that I want to work upon. तो उसके बाद द कमिटी विल गेट वेरी इजीली दे गेट कन्विंस्ड कि हाँ चलो ठीक है, इस ये सारे गैप पे काम कर सकते हैं अब हम. और उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो एक बार आपने टाइटल बना लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, लिटरेचर रिव्यू के बाद फिर आपको गैप पर काम करना है, पर उसके पहले फिर आपको एक इंट्रोडक्शन लिखनी है. जो जो लिटरेचर पढ़ा है अपने दिमाग से एक लिटरेचर बना लीजिए, एक इंट्रोडक्शन बना लीजिए, एक बैकग्राउंड लिख लीजिए. उसके बाद लिटरेचर रिव्यू उसके बाद आएगा. उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू का एक सेक्शन बनाइए, उसमें कौन-कौन से ऑथर ने क्या-क्या बोला है उसको साइट कर कीजिए, ठीक है? और उसको एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, आप गूगल कर लीजिएगा उसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं वो भी बताऊँगी आपको. और उसके बाद आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. तो आपका जो रिसर्च इश्यू है, जो टॉपिक है, उससे अलाइन्ड आपके 3 या 4 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. बिल्कुल भी वेग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखिएगा. इट शुड बी वेरी अलाइन्ड विद द टॉपिक. तो आप जैसे ही टॉपिक डिस्कस सोच लिए ना, उसी टाइम पे वो ऑब्जेक्टिव्स जनरेट होगा आपके दिमाग में कि करना क्या है इस टॉपिक पे. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे मुझे क्या काम करना है? मुझे वुमेन की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे काम करना है या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे काम करना है? करना क्या है मुझे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे? अगर सरकार बार-बार वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर कर रही है, तो वर्ल्ड लेवल पे काम करना है. अगर वर्ल्ड लेवल पे काम करना है तो कौन से देशों के बारे में हमें स्टडी करनी है? इंडिया पे काम करना है, तो हम वीक स्टडी नहीं कर सकते. हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक और कंसाइज होना चाहिए. इट शुड नॉट बी वीक. ठीक है? उसके बाद बात आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की. तो ऑब्जेक्टिव फ्रीज कर लिया, अब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी बताएंगे उनको. ये सब कुछ टेंटेटिव है, ये हम प्रपोज कर रहे हैं उनको. तो ये इसमें 19-20 चेंजेस तो आएंगे दैट दे ऑलरेडी नो कि हाँ ये आपका एक आइडिया है, दैट वन इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ योर आइडिया ऑफ योर रिसर्च वर्क. सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम बताएंगे कि हाँ हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमें क्वालिटेटिव स्टडी करनी है या हमें क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है. क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे तो हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज करेंगे. इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है क्वालिटेटिव में, इंटरव्यूज लेते हैं हम. क्वांटिटेटिव करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, तो कौन सा सैंपल साइज लेने वाले हैं हम, कि अगर हम सैंपल साइज कहाँ पे लेने वाले हैं, कौन सी एरिया पे वर्क करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, जो भी आपको बताना है. उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी आती है, जहाँ पे आपको बताना है कि आपकी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है. किसी भी रिसर्च का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि वो प्रभाव क्या डालेगा, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है सोसाइटी में. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पॉलिसी मेकिंग में, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा या किसी एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को, कौन सा सॉल्यूशन निकाल के आएगा जो अभी तक नहीं निकला है. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी पे ये वर्क करेगा. और फिर और ये सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी सीधे आपके रिसर्च गैप से निकल कर आएगा. जो गैप आपने सोचा है ना कि इस पर काम नहीं हुआ है, यही है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी. यही आप बताएंगे कि ये काम नहीं हुआ है और हमें ये चीजें करनी है और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है अगर हम इस पे काम करें तो. सी रिसर्च इज योर बेबी. ज़रूर कहूँगी, ये 4 साल ये बेबी आपके पास रहने वाला है. आपको उसको फ़ीड करना है, उसको पालना है,
उसको खिलाना है, उसको पिलाना है, उसको मजबूत करना है, ताकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो 4 साल ये बेबी आपके पास रहेगा और 4 साल के बाद ये बड़ा हो जाएगा और सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, राइट? और फिर हम टाइमलाइन बताएँगे कि हम कौन से साल में क्या करने वाले हैं। जैसे कि हम पूरा डाइसेक्ट करेंगे, हर साल का 4 साल हमारे पास है, तो हम हर साल को डाइसेक्ट करेंगे दैट फर्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू डू। जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट वी ऑलवेज डू इज द लिटरेचर रिव्यू, देन द सेकंड थिंग दैट वी डू इज द डेटा कलेक्शन। तो हम पायलट स्टडी करते हैं, तो फर्स्ट यू कैन से दैट यू नो दीज मेनी एरियाज आई फर्स्ट विजिट एंड आई डू द पायलट स्टडी। और उसके बाद फिर आगे के जो प्लान्स हैं आप वो उनको बताएंगे कि आपके आगे के क्या प्लान्स होंगे वंस यू आर डन विद दीज टू थिंग्स। एंड देन द रेफरेंसेस, ऑफ कोर्स जहां जहां क्या क्या स्टडी किया है उसको साइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिविंग क्रेडिट टू ऑल दोज ऑथर्स, ऑल दोज रिसर्चर्स हु हैव ऑलरेडी वर्कड अपॉन इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव क्रेडिट टू ऑल दोज पीपल, क्योंकि ये आर द दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, these are not just a component, these are the building blocks of making a research proposal. आगे के लिए मैंने बहुत कुछ बनाया है that I'll make it an another video, but as of now writing a research proposal, so start working, don't wait for your UGC net result guys, it might take time. So now you have to start working upon your research, identifying the research topic for your research committee, for your research, for taking admission in PhD. So I just hope you got the point, you got to know what how to write your research proposal. I'm just giving a glimpse of it little bit so that you can get to know ये सारे कुछ methodology और कुछ भी मैंने बताया है, it's already mentioned over here. चूजिंग द राइट टाइटल, अच्छा राइट टाइटल चूज करने के लिए दैट व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसको टाइटल कैसे करूँ, रिसर्च एरिया तो समझ में आ गया, बट हाउ टू टाइटल इट, हाउ टू टाइटल माई रिसर्च research interest. For that, you can actually type it in the Google Scholar, type the keywords that you are going to work upon, and then there, you know, the n number of titles will emerge in your screen, and based upon that, you can frame your title as per that. Then writing the introduction, you can just write the introduction. ये कुछ इंट्रोडक्शन के मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स बना दिए थे कि हाउ कैन यू राइट इफ यू आर वर्किंग ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कैसे काम करेंगे, क्या उसका इंट्रोडक्शन, इसका एक बैकग्राउंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका एक बैकग्राउंड दीजिएगा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैज टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक, मेजरेबल, अगर वो क्वांटिटेटिव है तो इट शुड बी मेजरेबल, then aligned with the research problem, then feasible within the time, study time, scope and resources. टाइमलाइन को वो एड्रेस कर रहा हो, ऐसा नहीं कि आपका ऐसा कुछ रिसर्च ले लिया जो 4 साल से अधिक समय लगेगा, तो वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा एंड देन दे विल डिस्कार्ड योर आइडिया कंप्लीटली। लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बताया, शोध गंगा है, देन गूगल स्कॉलर है, आप उसमें कीवर्ड्स डालिए और उससे आपको पढ़िए, कम से कम 100 लिटरेचर पढ़ लीजिए और उसके बाद पता चलेगा कि कौन से एरियाज पे अभी तक काम हुए ही नहीं है, एंड दैट विल ऐड वैल्यू टू योर रिसर्च वर्क। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्वालिटेटिव कंपोनेंट है, क्वांटिटेटिव कंपोनेंट है, मिक्स मेथड अप्रोच है, क्या लेना चाहते हैं आप, सैम्पलिंग क्या है आपकी, क्वांटिटेटिव में हमारे सैंपल साइज थोड़े बड़े होते हैं, क्वालिटेटिव में हमारे सैंपल साइज कम होते हैं, तो दैट वे यू कैन जस्टिफाई योर पॉइंट। कौन से टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन आप लेना चाहते हैं, सर्वेज, आपके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल्स लेंगे, और उसके बाद आप कैसे उस डेटा को एनालाइज करेंगे। क्वांटिटेटिव के एनालिसिस के एसपीएसएस है और भी नए फॉर्मेट्स आए हैं जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव को थेमेटिकली बहुत सारे टूल्स भी आए हैं जिसको आप कैसे एनालाइज करेंगे। देन द टाइम फ्रेम, you know, these are the time frame you have to justify, like, you know, you have to dissect your entire 4 year of plan into year wise or maybe in the month wise, and then you have to make sure that all the timelines are intact with your objectives. And the references and the final tips is that align your proposal with faculty expert. Once you have done with your research proposal, then you have to, you know, you can take some advice from any expert faculty or any of your you know, senior scholars that who are already engaged in the work, who are already working on some themes. You can take his help as well, then proofread your work and then do a plaque check, एक plaque check रन जरूर करवा लीजिएगा रिसर्च प्रपोजल को, so that उसमें कहीं पे भी प्लेजरिज्म ना हो। एंड देन प्रैक्टिस योर रिसर्च पिच, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने रिसर्च पिच को आप
प्रैक्टिस भी करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो हम फंबल करने लगते हैं कंप्लीटली, हमें लगने लगता है, हमें डर लगने लगता है यार क्या बोलना कुछ चाहते हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है और फिर हम वहाँ पे वो आउटपुट डिलीवर नहीं कर पाते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करके जाइए और ये भी सोच के जाइए कि उनके तरफ से क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। तो दैट विल हेल्प यू आउट इन यू नो bringing your best effort in front of them. So that's all for today. I just hope Anagapalika, research is your baby. So you have to make sure you have to feed your research. You have to वर्क अपॉन इट। एक माँ अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी करती है, आपको अपने रिसर्च के लिए वही कुछ करना पड़ता है। आपको उसको फीड करना है, आपको उसको खिलाना है, पिलाना है, हर टाइम उस पर अपना फोकस देते रहना है, तब जाकर आपका रिसर्च वर्क कॉन्क्रीट रूप लेने लगेगा, right? So that's all for today, guys. I just hope you like the video, and if you do so, please like, share, subscribe my channel, and also comment in the comment box. um, if you like the video, please comment kijiye, and what are the other topics that you want to know from my end, please let me know as well. सो मुझे अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना, और नेक्स्ट टॉपिक्स में जल्दी लेकर आऊंगी आपके पास। सो टिल देन, बाय बाय।